कहाँ तक हुआ था? 40 नंबर 40 हो गया था ना कि हो रहा था? 39 हो गया। विज्ञानवाद का चल रहा था, क्षणिकवाद का, कि क्षणिकवादी जो है वो बीच में अदृष्ट को कारण माना था ना, तो उस अदृष्ट की असिद्धि के लिए कि अदृष्ट से बंधन नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे मत में विज्ञान भिन्न भिन्न है, वो कारण माना था ना। भोक्ता दोनों भिन्न भिन्न है तो इसलिए वहाँ व्यवस्था बनेगी नहीं। कर्ता का अदृष्ट अलग है, भोक्ता भोगते के समय है नहीं, तो कैसे उसका नियामक बन जाएगा? बंधन और मुक्ति, बद्धात्मा और मुक्तात्मा में व्यवस्था बनानी थी ना, कि अदृष्ट के द्वारा व्यवस्थाएं बन जाएगी। जहाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से उपराग हो जाएगा, ऐसा कह रहा था। तो उस विषय में इन्होंने कहा नहीं हो सकता, उसी को लेकर ये प्रसंग चला है। तो इसमें महर्षि ने कहा था 40 नंबर सूत्र में कि तद्भावे तदयोगात् उभय व्यभिचारादपि न। तद्भावे तदयोगात् उभय व्यभिचारादपि न। तद्भावे तदयोगात् उभय व्यभिचारात्, उसके होने से उसका न होने, उसका योग न होने पर, तद्भावे तद अयोगात्, यानी कि कारण के होने पर कार्य का न होने से, उभय व्यभिचारात्, दोनों प्रकार से व्यभिचार हो जाएगा कारण कारण का। क्योंकि मिट्टी के होने पर घट होता है और घट मिट्टी के नहीं होने पर घट नहीं होता है। यहाँ पर मिट्टी के होने पर यानी कि पूर्व विज्ञान के होने पर उत्तर विज्ञान नहीं होता और पूर्व विज्ञान के नहीं होने पर उत्तर विज्ञान होता है। इसलिए जो अन्वय व्यतिरेक है दोनों असंगत हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। और अन्वय व्यतिरेक के अभाव में कार्य कारण भाव व्यवस्था बन नहीं पाती। इसलिए कार्य कारण भाव व्यवस्था का नियामक ही है अन्वय व्यतिरेक, और वह अन्वय व्यतिरेक आप में लग नहीं रहा है। क्योंकि कारण के होने पर पूर्व विज्ञान कारण है और उत्तर विज्ञान कार्य है। तो पूर्व विज्ञान जिस समय है उत्तर विज्ञान उस समय, और जिस समय पूर्व विज्ञान नहीं है उस समय उत्तर विज्ञान है। तो कारण कार्य भाव बन नहीं रहा है, तो दोनों प्रकार से व्यभिचरित हो रहा है। पढ़ लिया था शायद इसका भाष्य, पढ़ लिया है, 41वां पढ़ा है। तब पूर्व पक्ष का है कि ननु निमित्त कारणस्य उपादान कारणस्य अपि पूर्व भाव मात्रेणैव कारणतास्तु तत्राह। पूर्व पक्ष कह रहा है कि निमित्त कारण के जैसा ही उपादान कारण को भी हम मान लेंगे। कैसे मान लेंगे? पूर्व भाव मात्रेणैव, पूर्व भाव मात्र ही कार्य कारण का स्वरूप मान लेंगे। यानी कि जो जो पूर्व होगा, कारण कार्य से पूर्व होता है, कारण कार्य से पूर्व होता है, यही नियामक है बस कारण कारण का। अब इसमें दूसरा का देखना है। उत्तर विज्ञान से पूर्व विज्ञान है, पूर्व में बस बन जाएगा इतने मात्र से। घट से मिट्टी पूर्व में होगी ना, और घट बाद में होगा, यानी कार्य बाद में होता है और कारण पहले होता है। तो ये पूर्व होना ही कारणत्व का हेतु है। पूर्व होना ही है कारणत्व का हेतु है। पूर्व होना ही कारणत्व का हेतु है, बस हो जाएगा। विज्ञान क्रम से चल रहा है, एक विज्ञान उसके बाद दूसरा विज्ञान उसके बाद तीसरा विज्ञान, तो जो पूर्व पूर्व वाला कारण बन जाएगा। क्योंकि कारण कार्य से पूर्व होता है, मिट्टी घट से पूर्व होती है, तंतु पट से पूर्व होता है, बन जाएगा। तो उसके लिए कह रहे हैं महर्षि, सूत्र बोलिए, पूर्व भाव मात्रे न नियम। करेंगे पूर्व भाव मात्र मानने पर ये नियम नहीं है कि भाई पूर्व में उपस्थित होना मात्र ही कारणत्व का हेतु है, ये नियम नहीं है। क्यों? तो करेंगे पूर्व भाव मात्राभ्युपगमे चेदमेव उपादानम इति नियमो न स्यान् निमित्त कारणानपि पूर्व भाव विशेषात् उपादान निमित्तयोर विभागः सर्वलोक सिद्धित्यर्थः। पूर्व भाव मात्र स्वीकार करने पर कि भाई केवल पूर्व होना ही कारणत्व का हेतु यदि स्वीकार करोगे पर हेतु यदि तो ये नियम नहीं हो सकता
क्योंकि न स्यान निमित्त कारण अपि पूर्व भाव विशेषा, क्योंकि निमित्त कारण भी तो पूर्व होता है, तो फिर तो निमित्त कारण और उपादान कारण कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। जैसे घट से पूर्व कुम्हार भी तो रहता है, घट से पूर्व कुम्हार भी रहता है, घट से पूर्व चाक भी रहता है, घट से पूर्व वहाँ गधा भी होगा, वो भी तो ढोया है मिट्टी, वो भी तो निमित्त बनेगा उसमें। कितने निमित्त हैं वहाँ पर? बहुत सारे निमित्त, तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो कुम्हार को मुख्य निमित्त मान लीजिए, तो निमित्त भी पूर्व होने से तो उसमें भी तो कारणता आ जाएगी। वो कौन सी कारणता? तो क्या कहेंगे कि कुम्हार घड़ा रूप में बना है, निमित्त हो गया। कुम्हार को कारण मानेंगे? तो कह रहे कि पूर्व होना तो निमित्त कारणता में भी है, और पूर्व होना आप किस में मान रहे हैं? उपादान कारण में भी। तो ये दोनों समान हो जाएंगे फिर तो निमित्त को भी उपादान मानना पड़ेगा, जबकि लोक व्यवहार में निमित्त कारण और उपादान कारण भिन्न भिन्न देखा जाता है। ठीक है, संबंध के हिसाब से। हाँ संबंध के हिसाब से। है, संबंध लोक में देखा जाता है ना कि उपादान कारण अलग होता है निमित्त कारण। जैसे घट के प्रति उपादान कारण मिट्टी हो गई और निमित्त कारण कुम्हार हो गया, दोनों में भेद होता है कि नहीं होता है? आपके अनुसार तो अभेद हो जाएगा, निमित्त कारण ही उपादान हो जाएंगे, उपादान निमित्त भी हो जाएगा। तो ये निश्चय किससे होगा? कोई घट बनाने वाला किसका संग्रह करेगा? कुम्हार का संग्रह करेगा अथवा मिट्टी का संग्रह करेगा? मिट्टी का। तो पूर्व होना में कुम्हार में चला जाएगा तो बहुत सारे कुम्हार को ले आ करके बांध देगा, तो लोग अब घट बनाएंगे क्योंकि यही कारण है। ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि उपादान निमित्त और विभाग सर्वलोक सिद्ध इत्यर्थ। उपादान कारण और निमित्त कारण का विभाग ये सब लोक में सिद्ध है कि अलग अलग होते हैं। पूर्व होना मात्र जो है उपादान कारण में भी जा रहा है, इसलिए पूर्व विद्यमानता ये जो है हेतु नहीं है उपादान कारण का, निमित्त कारण में भी जा रहा है। ठीक है ना, ये हो गया इसका। फिर क्या उपादान कारण का क्या हेतु है? पूर्व में बताया था ना, पूर्व सूत्र जो है यहाँ 39 में पूर्वापाय उत्तरा योगात, इसमें अंतिम में जो अंतिम भाष्य की लाइन में देखिए नीचे, उपादान कारण अनुगततया एव कार्य अनुभवादित्यर्थः। उपादान कारण का यही रूप है कि वो कार्य में अनुगत होता है, कार्य में विद्यमान रहता है। जो कार्य में विद्यमान रहे वो उपादान कारण है। कार्य घट हो गया, घट में कुम्हार विद्यमान है नहीं है, घट में चाक विद्यमान है नहीं है, घट में गधा विद्यमान है नहीं है, तो इस कारण से वो उपादान नहीं बनेगा। घट में क्या विद्यमान है? मिट्टी। तो मिट्टी अनुगत है घट में, तो जो कार्य में अनुगत हो वही उपादान कारण होता है। ये उपादान का हेतु है, न कि पूर्व होना। पूर्व तो कुम्हार आदि निमित्त कारण भी है। इसको हम लोग समवाय संबंध जो होगा उपादान बोलेंगे। हाँ, समवाय संबंध से जो होगा। ठीक है।